हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। इस कहानी की शुरुआत साल 1937 में सेकेंड सीनो जापानीज वॉर से शुरू होती है। ये जंग रिपब्लिक ऑफ चाइना और एम्पायर ऑफ जापान के बीच चल रहा था और ये जंग लगभग 9 सालों तक चला था। इसका अंत 1945 में हुआ था। उस वक्त चाइना की राजधानी नैनकिंग हुआ करती थी। जापानीज ट्रूप्स ने नैनकिंग राज्य पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था और कहा जाता है सिर्फ 6 हफ्तों में ही जापानीज सोल्जर ने नैनकिंग में रहने वाले हजारों की संख्या में सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया था। इसे नैनकिंग मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ चाइनीज महिलाओं और स्कूल की छात्राओं के साथ गैंग रेप किया गया। महिलाओं के ऊपर हुए इस वायलेंस को रेप ऑफ नैनकिंग के नाम से भी जाना जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट के अनुसार नैनकिंग में मरने वाले सिविलियंस की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा थी, पर ये सही आंकड़े नहीं थे। 1945 में जापान सरेंडर के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने मौत के आंकड़ों को छिपा दिया था या डिस्ट्रॉय कर दिया था और जापान की सरकार ने बेशर्मी के साथ अपने सारे जुर्म भी कबूल किए थे। मेरी नज़र में ये जंग का सबसे घिनौना चेहरा था और ये कहानी इतिहास के किसी पन्ने में दबकर रह गई है। जंग के पीछे की वजह थी कि जापान को अपना भारी उद्योग बनाने के लिए अधिक से अधिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी और जापान के पास अब अपने साम्राज्य में पर्याप्त रॉ मटेरियल नहीं बचा था। जापान चाहता था कि एशिया के अधिक से अधिक हिस्सों पर कब्जा करके भारी मात्रा में रॉ मटेरियल को जब्त करना। उस वक्त जापानी सेना और जापानी राष्ट्रवाद मजबूत होते जा रहे थे। कुछ चंद लोगों की लालच का सौदा नैनकिंग के लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1937, जगह नैनकिंग शहर। हम कुछ चाइनीज लड़कियों को देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। वो भागती जा रही हैं। जापानीज सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे हैं। नैनकिंग में जापानीज ट्रूप्स द्वारा कत्ले आम जारी था। उन लड़कियों के साथ एक लड़का भी है, उसका नाम जॉर्ज है, जो उन्हें गाइड कर रहा है। उसी वॉर जोन में हम एक शख्स को भागते हुए देखते हैं। उसका नाम जॉन मिलर है। वो एक अमेरिकन है। प्रोफेशन से वो एक फ्यूनरल डायरेक्टर है, जिसे एक टास्क दिया गया है चर्च के मरे हुए प्रीस्ट को दफनाने का। जॉन उसी चर्च की तरफ जा रहा है। वो देखता है हर जगह बस लाशें ही गिरी हैं। हम देखते हैं जापानीज के डर से 2 स्कूल की लड़कियां एक खाली वाटर टैंक में छिप जाती हैं। जॉन भागते हुए उसी जगह से गुजरता है जहां वो लड़कियां छिपी हैं। एक जापानीज सोल्जर जॉन को देख लेता है और उस पे गन पॉइंट कर देता है। जॉन भीतर देखता है 2 लड़कियां हैं। जॉन उस सोल्जर को बताता है कि वो चर्च से हैं, पर वो सोल्जर उसकी बात नहीं सुनता। तभी उस सोल्जर पर पीछे की दीवार गिर जाती है और जॉन उस वाटर टैंक में घुस जाता है। जॉन उन दोनों लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है। वो दोनों को बताता है मैं विनचेस्टर कैथेड्रल जा रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? पर वो दोनों शायद जॉन को समझ नहीं पा रही थी। जॉन वहाँ से जाने लगता है, पर एक लड़की उससे इंग्लिश में बात करती है। जॉन रुक जाता है। वो दोनों बताते हैं हम विनचेस्टर से ही हैं। जॉन बताता है मैं वहाँ फादर इंग्लेमन को दफनाने जा रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ कुछ चाइनीज सोल्जर्स हैं। वो देखते हैं कुछ लड़कियाँ सामने से भागती आ रही हैं और उनके पीछे जापानीज सोल्जर्स हैं। वो एक एक करके उन जापानीज सोल्जर्स को शूट कर देते हैं और सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर जापानीज टैंक लेकर आते हैं और सभी चाइनीज सोल्जर्स को मार देते हैं। बस कुछ सेकंड्स में वहां लाशें बिछ जाती हैं। हम देखते हैं वो सभी लड़कियां एक चर्च में भागकर चली जाती हैं। ये वही चर्च था जिसकी बात जॉन उन लड़कियों से कर रहा था। हम उस चर्च के बाहर मेजर ली को देखते हैं, जो एक चाइनीज सोल्जर है। वो जापानीज सोल्जर्स के हमले के बाद भागकर चर्च के सामने वाली इमारत में छिप गया था। तभी हम देखते हैं जॉन उन दोनों लड़कियों को अपने साथ चर्च लेकर आ जाता है। वहाँ जॉन एक ऑर्फन लड़के से मिलता है। उसका नाम जॉर्ज था। ये वही लड़का था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो फादर इंग्लेमन के साथ ही रहता है, इसीलिए उसे इंग्लिश आती है। जॉर्ज जॉन को बताता है कि यहाँ जापानीज बॉम्ब गिरा था जिससे फादर इंग्लेमन की मौत हो गई थी। जॉन कहता है मैं यहाँ फादर इंग्लेमन को दफनाने आया था, पर इनकी बॉडी तो यहाँ है नहीं, फिर भी मैं पैसे चार्ज करूँगा। वो जॉर्ज को उसकी फीस देने के लिए कहता है, पर जॉर्ज कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जॉन चर्च के भीतर जाने लगता है। जॉर्ज उसे बाहर खड़ी ट्रक दिखाता है और कहता है क्या तुम इस ट्रक को बना सकते हो ताकि हम सब नैनकिंग छोड़कर जा सके। जॉन फिर जॉर्ज से कहता है तुम्हारे पास फीस नहीं है तो मैं इस ट्रक के पार्ट्स बेच के अपने पैसे वसूल कर लूंगा। दोनों चर्च में चले जाते हैं। सब लड़कियां रो रही होती हैं क्योंकि सबने अपने परिवार खो दिया था। जॉन एक लड़की के पास आता है, उसका नाम शू था। जॉन उसे समझाता है पर शू वहाँ से चली जाती है।
जॉन जॉर्ज के साथ ऊपर कमरे में जाता है और बताता है आज रात मैं यहीं रुकूंगा। जॉन वहाँ फादर इंग्लेमन की तस्वीर देखता है और उसे उल्टा कर देता है। वो जॉर्ज से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे सोते हुए देखे। जॉर्ज उससे कहता है तुम कल ट्रक फिक्स करोगे और हमारी मदद करोगे, और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं चर्च के बाहर कुछ प्रोस्टिट्यूट रेफ्यूज के लिए आई थी। वो गेट ठोकने लगती हैं, पर जॉर्ज कहता है तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, पर वो लोग गेट क्लाइंब करके भीतर आ जाते हैं। जॉन उन सबको देखते विशल ब्लो करता है। उन प्रोस्टिट्यूट की जो लीडर थी उसका नाम यूमो था। वो जॉन को फ्लाइंग किस देती है। यहाँ हम मेजर ली को देखते हैं जो अपने घायल दोस्त के सामने बैठा है। रात यूमो जॉन के कमरे में आती है। वो जॉन से कहती है कि वो उसे और बाकी प्रोस्टिट्यूट्स को नैनकिंग से बाहर ले चले, क्योंकि जॉन एक अमेरिकन है और उस पे कोई शक नहीं करेगा। पर जॉन उसकी बात को मजाक में लेता है। यूमो कहती है इस बात पर एक बार विचार करना, और वो कमरे से चली जाती है। शाम हम देखते हैं मेजर ली अपने घायल दोस्त को चर्च के अंदर लेकर आ जाता है। वो उसे सेलर में सुला देता है जहाँ बाकी की प्रोस्टिट्यूट सो रही थी, पर सभी लड़कियां उसे देखकर कहती हैं कि वो एक कायर है, इसीलिए जापानीज से डरकर यहाँ छिप रहा है। मेजर ली बताता है कि वो घायल है और वो कभी भी मर सकता है। मैं बस चाहता था कि इसे किसी सेफ प्लेस पर ले जाऊं। मुझे इस चर्च से सेफ प्लेस नहीं मिला, और ली वहाँ से जाने लगता है। ली देखता है सभी स्टूडेंट्स चर्च में प्रे कर रही हैं। ये देखकर ली इमोशनल हो जाता है। शू ली को देख लेती है। ली वहाँ से जाने लगता है। यूमो उसे रोकती है। वो कहती है उन लड़कियों ने उसे जो भी कहा उसके लिए वो माफी मांगती है। फिर ली वहाँ से चला जाता है। सुबह हम देखते हैं चर्च में जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं। सभी प्रोस्टिट्यूट सेलर में छिप जाती हैं। शू सभी स्टूडेंट्स को लेकर सेलर की तरफ भागती है। तभी उन्हें एक जापानीज सोल्जर देख लेता है और शू सबके साथ सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। हम देखते हैं जॉन खुद को एक कबर्ड में बंद करता है, पर जॉन बाहर से लड़कियों की चीखें सुनता है और वो उन्हें बचाने बाहर चला जाता है। वो जापानीज सोल्जर्स पर चिल्लाने लगता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। सभी लड़कियां जॉन के पीछे आ जाती हैं, पर वो सोल्जर फिर भी नहीं सुनते और लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगते हैं और उन्हें घसीटने लगते हैं। जॉन जब उस लड़की को बचाने जाता है तो वो सोल्जर जॉन के सर पर गन के पिछले हिस्से से मार देता है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वो दोनों सोल्जर्स एक स्टूडेंट्स का रेप करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो फ्लोर से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जॉन ये सब देख रहा होता है। सोल्जर शू का रेप करने जाते हैं। तभी बाहर से मेजर ली खिड़की से गन फायर करता है, जिससे 2 जापानीज सोल्जर की मौत हो जाती है। सब जापानीज सोल्जर्स को पता चल जाता है कि बाहर कोई चाइनीज सोल्जर है। सभी जापानीज बाहर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जॉन उस लड़की की लाश देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जापानीज को उस बिल्डिंग में मेजर ली के होने का पता चल जाता है, और जब जापानीज उस बिल्डिंग में जाते हैं तो ली ग्रेनेड से उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही ली की भी जान चली जाती है। शू ये सब विंडो से देख रही होती है और ली की मौत से इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चर्च पर जापानीज आर्मी आ गई है और उनमें से एक उनका सुपीरियर कॉलोनल हेसगावा होता है। सारी लड़कियां डर के जॉन के पीछे छिप जाती हैं। हेसगावा के पूछने पर जॉन बताता है मैं यहाँ का प्रीस्ट हूँ। हेसगावा कहता है मेरे सोल्जर्स ने जो इन लड़कियों के साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हेसगावा कहता है मैं इस चर्च और इन लड़कियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ, और जॉन उससे कहता है मुझे जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे इस अश्योरेंस पे। हेसगावा उस चर्च के बाहर अपने सोल्जर्स तैनात कर देता है चर्च की सेफ्टी के लिए। हेसगावा चर्च में रखा पियानो प्ले करता है और बताता है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जापानीज सॉन्ग है। फिर वो और वहाँ से अपनी आर्मी लेकर चला जाता है। जॉन चर्च के बाहर दोनों लड़कियों को ब्यूरी करता है जिन्हें जापानीज ने मार दिया था। शू जॉन से कहती है क्या तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? जॉन उसकी तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं। जॉन उनके लिए किसी आखिरी उम्मीद की तरह था। शायद जॉन को भी ये बात पता थी। सभी प्रोस्टिट्यूट स्टूडेंट से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने सेलर का दरवाज़ा बंद कर दिया था, वरना आज वो दोनों लड़कियां जिंदा होती। भीतर जॉन बैठा होता है। जॉर्ज वहां आ जाता है। उसके पूछने पर जॉन बताता है मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। जॉर्ज कहता है अगर तुम खुद को एक प्रीस्ट नहीं मानते हो तो तुम ये बात स्टूडेंट्स को खुद बताओ। रात जॉन के कमरे में यूमो आती है। वो जॉन की तारीफ करती है। वो बताती है कि आज जो उसने उन स्टूडेंट्स के लिए किया उससे वो सबकी नज़र में एक हीरो बन गया है।
यूमो कहती है कि जब तक जापानीज गार्ड यहाँ से नहीं चले जाते तुम इस चर्च में प्रीस्ट बनकर रहो। सुबह जॉन छुपकर बाहर खड़ी ट्रक को ठीक करने जाता है ताकि वो इन सबको यहाँ से निकाल सके। तभी जॉन देखता है एक शख्स चर्च के अंदर आता है। उसका नाम मिस्टर मेंग था और हम देखते हैं मेंग शू के साथ बैठा हुआ है। यहाँ हमें पता चलता है मेंग शू का फादर है, पर शू उससे नफरत करती है क्योंकि वो जापानीज के लिए काम करता है। पर मेंग बताता है अगर मैं उनके साथ काम नहीं करता तो सब लोगों की तरह वो मुझे भी मार देते। मेंग बताता है कि वो शू को नैनकिंग से निकालने का जल्दी से कोई रास्ता निकाल लेगा, पर शू वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स भी शू से नफरत करती हैं क्योंकि उसका फादर मेंग एक गद्दार है जिसने अपने देश से गद्दारी की है और वो सिर्फ शू को नैनकिंग से निकालने की बात कर रहा था। शू उनकी ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मेंग बाहर आता है, जॉन उससे मिलता है, जॉन उससे मदद मांगता है। जॉन उसे ट्रक के कुछ टूल्स लाने के लिए कहता है जिससे वो ट्रक को स्टार्ट कर सके और सभी लड़कियों को नैनकिंग से बाहर ले जा सके। जॉन उसकी जेब में टूल्स की लिस्ट डाल देता है। मेंग डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि ये मेंग के लिए एक बड़ा टास्क था। जॉन उससे कहता है अगर ट्रक स्टार्ट हो गया तो मुझे नैनकिंग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए परमिट की जरूरत होगी, पर मेंग बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात हम देखते हैं मेजर ली जिस घायल सोल्जर को लेकर आया था उसकी डेथ हो जाती है। जॉन उसे चर्च के बाहर ब्यूरी करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 2 प्रोस्टिट्यूट मिसिंग है, डोउ और लैन। यूमो के पूछने पर एक लड़की बताती है वो दोनों पीपा स्ट्रिंग लेने ब्रोथल हाउस गई हैं। पीपा स्ट्रिंग एक तरह का चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है। यूमो जॉन से कहती है कि वो जाकर उन्हें सुरक्षित चर्च लेकर आए। जॉन जॉर्ज को लेकर किसी तरह जापानीज सोल्जर से बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जॉन का दोस्त टेरी मिलता है। जॉन उससे पूछता है क्या उसने 2 लड़कियों को देखा है, पर वो बताता है नहीं। जॉन उससे मदद मांगता है पर टेरी कहता है कि वो चाइना छोड़कर जा रहे हैं। रिवर पर बोट उसका इंतजार कर रही है। वो जॉन को भी साथ चलने के लिए कहता है और जॉन उसे मना कर देता है। हम देखते हैं डोउ और लैन ब्रोथल से अपना सामान लेकर निकल रही हैं। तभी वहाँ जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं और भागते वक्त लैन को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। डोउ अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो जापानीज सोल्जर्स उसे पानी से निकालकर बारी बारी से उसका रेप करते हैं। डोउ एक सोल्जर के कान पर बाइट कर लेती है। वो अपनी गन पर लगे नाइफ को डोउ के सीने में घुसा देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉन और जॉर्ज पहुँचते हैं। जॉन दोनों की लाश देखता है। जॉन देखता है जो स्ट्रिंग डोउ लेने ब्रोथल आई थी वो उसके खून से सना हुआ है। जॉन ये देखकर इमोशनल हो जाता है। जॉन वो स्ट्रिंग ले जाकर यूमो को दे देता है। सभी प्रोस्टिट्यूट्स दोनों के मौत की खबर सुन के भावुक हो जाते हैं। जॉन कमरे में बैठा होता है। तभी कमरे में शू का फादर मेंग आ जाता है। वो जॉन के बताए हुए सारे टूल्स छिपा कर ले आया था और वो जॉन को वहाँ से निकलने का परमिट देता है जो कि बहुत वक्त से उसने अपनी बेटी के लिए संभाल के रखा था। जाते वक्त वो जॉन से कहता है अब उसकी बेटी शू को नैनकिंग से निकालने की जिम्मेदारी जॉन की है क्योंकि मरते वक्त मेंग ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो शू का ख्याल रखेगा। इतना कहकर मेंग वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चर्च में हेसगावा आता है। स्टूडेंट्स उसे सिंगिंग करके सुनाते हैं। हम देखते हैं जहाँ स्टूडेंट्स गा रहे हैं उस वॉल के पीछे एक प्रोस्टिट्यूट मॉस्किटो छिपी है। वो अपनी कैट को पकड़ने आई थी। तभी जापानीज आ गए थे, इसीलिए वो सेलर में वापस नहीं जा पाई। जापानीज को अभी तक नहीं पता है कि इस चर्च में 12 प्रोस्टिट्यूट्स हैं, पर सॉन्ग खत्म होने के बाद मॉस्किटो की कैट उसके हाथ से निकलकर भाग जाती है और हेसगावा मॉस्किटो को देख लेता है। वो सब हेसगावा को बता देते हैं कि ये भी एक स्टूडेंट है। हेसगावा जॉन को एक पार्टी इनविटेशन कार्ड देता है और वो कहता है कि कल सभी लड़कियां उस पार्टी में सिंगिंग करेंगी, पर जॉन मना कर देता है क्योंकि उसे पता था अगर ये लड़कियां उस पार्टी में गई तो जिंदा वापस नहीं आएंगी। जॉन उससे कहता है कि ये लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी, पर हेसगावा उसकी बात नहीं सुनता। वो बताता है कल ट्रक आ जाएगी और मुझे ये 13 लड़कियां चाहिए, जिसमें से एक मॉस्किटो थी। हम देखते हैं हेसगावा चर्च के चारों तरफ सोल्जर का पहरा लगा देता है ताकि कोई लड़की यहाँ से भाग न पाए। यहाँ मॉस्किटो कहती है कि कल वो नहीं जाएगी क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है। सारे स्टूडेंट्स कल के बारे में सोचकर रोने लगते हैं। जॉन रात अकेले बैठा होता है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो इन लड़कियों को कैसे बचाए। वहाँ यूमो आ जाती है। वो पूछती है कि कल वो उन लड़कियों को कैसे बचाएगा, पर जॉन को खुद कुछ नहीं पता था कि वो कल क्या करेगा। जॉन देखता है चर्च के चारों तरफ सोल्जर्स का पहरा है। हम देखते हैं रात सभी लड़कियां कल के डर से सुसाइड करने जा रही हैं। वो चर्च के टावर से कूदने जाते हैं। तभी वहाँ यूमो और जॉन आ जाते हैं। वो उन्हें सुसाइड करने से रोकते हैं,
पर शू उनकी बातें नहीं सुनती। यूमो कहती है कि कल वो शू की जगह उस पार्टी में जाएगी। एक एक करके सभी प्रोस्टिट्यूट कल उनकी जगह पर उस पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। स्टूडेंट्स उनकी बात मानकर नीचे आ जाते हैं। रात सभी प्रोस्टिट्यूट खुद को एक स्कूल गर्ल की तरह प्रिपेयर करती है, क्योंकि उन्हें जापानीज को ट्रिक करना था ताकि कल जापानीज को उन पे शक ना हो। और यहाँ जॉन भी अपनी तैयारी कर रहा होता है। कल वो इन स्कूल गर्ल्स को ट्रक में छिपाकर नैनकिंग से निकालने वाला है। रात यूमो जॉन के कमरे में आ जाती है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। वो जॉन के लिए ये सबसे बड़ा ज्यादा भावुक पल था। शायद वो कल के बाद अब यूमो से कभी नहीं मिल पाएगा। आगे हम देखते हैं जॉन सभी प्रोस्टिट्यूट्स के बाल स्ट्रेट करता है ताकि वो किसी स्कूल गर्ल्स की तरह लगे। रात जॉर्ज उन प्रोस्टिट्यूट्स को काउंट करता है। यूमो बताती है कि वो सिर्फ 12 हैं, अभी भी एक लड़की कम है, क्योंकि जापानीज ने 13 काउंट किया था। अब जॉन के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। जॉर्ज उस एक लड़की की जगह पर जाने को तैयार हो जाता है। जॉर्ज जॉन के पास जाता है। वो बताता है, फादर इंग्लेमन ने मुझसे आखिरी वक्त में कहा था कि इन लड़कियों की देखभाल करना। ये बताते वक्त जॉर्ज भावुक हो जाता है। जॉर्ज जॉन को उसका मेकअप करके उसे एक स्कूल गर्ल की तरह बनाने के लिए कहता है, पर जॉन उसे मना करता है, क्योंकि जॉर्ज की भी उम्र उन स्कूल गर्ल की तरह कम थी। वो इस तरह से उसे वहाँ मौत के मुंह में नहीं भेज सकता था, पर जॉर्ज उसे कन्विंस कर लेता है। जॉन उसे एक लड़की की तरह बना देता है। जॉन उसके इस सैक्रिफाइस को देखकर इमोशनल हो जाता है। सुबह जापानीज उन लड़कियों को लेने आ जाते हैं। यूमो जॉन को आखिरी बार देखकर इमोशनल हो जाती है। मॉस्किटो जाने से मना करती है। वो रोने लगती है। जॉन उसे कंफर्ट करता है और फिर जापानीज सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉन चर्च में आता है और सभी स्कूल गर्ल को ट्रक में छिपाता है और ऊपर वाइन के बॉक्सेस रख देता है। फिर वो ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। चेक पॉइंट पर उसे जापानीज रोक लेते हैं। जॉन उन्हें ट्रक से वाइन के बॉक्सेस निकाल कर दे देता है और वहाँ से ट्रक लेकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं जॉन चर्च में बिताए हुए सभी पलों को याद करके भावुक हो जाता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम द फ्लावर्स ऑफ वॉर उन 13 लोगों के नाम पर ही रखा गया है जिन्होंने उन स्कूल गर्ल के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।